नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 33 का पार्ट 2 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। एक पार्ट पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है वो सारी चीज़ें समझ चुके हैं। यहाँ हम देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। तो अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व द फॉलोइंग कंपोनेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो पहला होता है डिसीजन ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड फॉर द प्रोडक्शन लाइन। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या रहेगी, ये डिटरमाइन करना, इसका डिसीजन लेना। फिर डिसीजन ऑन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रिपेयरिंग द बजट फॉर सेल्स एंड प्रॉफिट। फिर हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसका प्राइस हम क्या रखने वाले हैं और साथ ही साथ में कितना सेल करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, इसका बजट भी हम बनाते हैं। सेग्रीगेटिंग, एसर्टनिंग एंड रिकॉर्डिंग द एक्चुअल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब ये तो हमने बजट बनाया था कि क्या होने वाला है, फिर हम क्या करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि एक्चुअल में क्या सीन बन रहा है हमारा, है ना, कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, उसको सेग्रीगेट करना मतलब डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग बांटना, उसका एसर्टेन करना, निश्चित करना उसको और रिकॉर्ड करना एक्चुअल कॉस्ट और प्रॉफिट हमें क्या मिला। फिर आता है फाइंडिंग आउट द वेरिएंस ऑफ वेरियस कॉस्ट कंपोनेंट। जो डिफरेंट हमारे कॉस्ट कंपोनेंट है उसमें वेरिएंस क्या आया। जैसे हमने सोचा था कि लेबर की कॉस्ट 100 रुपये लगने वाली है, अब अगर 110 रुपये हो गई तो इसको हम डिटरमाइन करते हैं कि क्यों 110 रुपये लग गया। ओके, एनालाइजिंग द वेरिएंस एंड असर्टेनिंग द कॉजेज ऑफ वेरिएंस। एनालाइज करेंगे कि क्या डिफरेंस आया है, क्या वेरिएंस आया है और उसको असर्टेन करेंगे, निश्चित करेंगे कि हाँ वेरिएंस इतना होना चाहिए। इनिशिएटिंग करेक्टिव एक्शन इन द एरिया शोइंग वेरिएंस। जहाँ जहाँ पर वेरिएंस आ रहा है वहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेंगे कि आखिर कॉस्ट बढ़ क्यों नहीं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर भी एक्शन लेंगे। रीएडजस्टिंग द कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, प्राइसिंग, एस्टिमेटेड वॉल्यूम एंड रीकास्टिंग द बजट टू मेक इट मोर रियलिस्टिक। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, रीएडजस्ट करेंगे, फिर से एडजस्ट करेंगे अपने कॉस्ट के स्टैंडर्ड को, प्राइस को, एस्टिमेटेड वॉल्यूम वगैरह को हम एडजस्ट करेंगे कि भाई हमने इतना सोचा था लेकिन इतना नहीं, इतना लगेगा। ओके, फिर उसी हिसाब से रिकास्ट करेंगे बजट को ताकि ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगे। यानी बेसिकली हम अपने बजट को रिवाइज कर देते हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये सभी अबव कंपोनेंट को हम जो है कैटेगराइज करना चाहें तो इसे वैल्यूएशन, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में कैटेगराइज किया जा सकता है, वैल्यूएशन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने देखा कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला ये डिसीजन लेना कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या रहने वाली है, मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड की। ओवरहेड मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। उसके बाद में डिसीजन लेते हैं हम किस बारे में कि क्या प्राइस रहने वाला हमारा प्रोडक्ट का, और प्रिपेयर करते हैं, क्या बजट बनाते हैं सेल्स और प्रॉफिट का। फिर जो हमने सेल्स और प्रॉफिट का बजट बनाया उसके हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट क्या लगी और प्रॉफिट क्या है उसको हम निश्चित करते हैं। फिर देखते हैं कि जो हमने बजट बनाया था और जो हमारा एक्चुअल उसमें क्या डिफरेंस है, वेरिएंस क्यों आया है, उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़े तो ये पता करना कि मतलब ज़रूरत पड़ती ही है तो हम कॉजेज पता करते हैं, वेरिएंस क्यों आया है, और फिर करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं जो हमारा वेरिएंस आया हुआ है। फिर उसी हिसाब से अपने कास्ट स्टैंडर्ड को भी अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें पहले सोचा था कि 400 रुपये में एक दिन का लेबर हमें मिल जाएगा लेकिन अब 600 रुपये लग रहे हैं, तो हम उसे रीएडजस्ट करेंगे। भाई अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो गई है लेबर की, 600 रुपये हो गई, तो रीएडजस्ट करेंगे प्राइस वगैरह को और अपने बजट को भी दोबारा से रिकास्ट कर देंगे, दोबारा से बना लेंगे ताकि वो रियलिस्टिक हो जाए। ठीक है, अगर हम इन कंपोनेंट्स को क्लासीफाई करना चाहें तो बेसिकली 3 में वैल्यूएशन, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में आते हैं। तो अब आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इन सबके स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम स्टार्ट विथ असर्टनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दैट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमारा मटेरियल लग रहा है, जो हमारा लेबर लग रहा है, जो हमारा ओवरहेड लग रहा है, इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिसाइड करना कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए। सबसे पहला काम यही होता है भाई कि स्टैंडर्ड ये है मेंटेन। जैसे मार्केट में अगर आप जाते हैं तो पहले पता करते तो पता चलता लेबर दिन भर का 100 रुपये लेता है, दिहाड़ी मजदूर 100 रुपये। अभी पता चलता है कि 600 रुपये ले रहा है। आज से 10 साल बाद पता चलेगा 2000 मांगेगा दिन भर का। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या चल रही है मौके पर, वो असर्टेन करना। द इफिकेसी ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम डिपेंड्स लार्जली अपॉन करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट। वी हैव टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम केयर इन डिसाइडिंग दिस। तो मतलब जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम है वो कितना प्रभावकारी है, कितना प्रभावी है, वो निर्भर करेगा कि कितना सही से हम कितना करेक्ट एस्टिमेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को। अब चूंकि इतनी ज़्यादा निर्भरता स्टैंडर्ड कॉस्ट पर इतनी ज़्यादा निर्भरता है तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिसाइड करते समय। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं कॉस्ट स्टैंडर्ड को सेट करते समय, उनमें से पहला है बेंचमार्क टू बी यूज टू असर्टेन द स्टैंडर्ड। जो भी आपने स्टैंडर्ड
डिसाइड करना करा है कि हाँ हम स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी रखने वाले हैं, उसके लिए बेंचमार्क को यूज किया जाना चाहिए। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेजेज 400 रुपीज़ पर डे होने चाहिए, ठीक है। तो अब कम से कम इस बेंचमार्क को यूज करिए आप अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते समय, ओके। पेकुलियर ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम की बात हो रही है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो फैक्ट्री आपकी चल रही है, उसमें किस तरीके का काम होता है, उसका पेक्यूलियर नेचर, विशेष नेचर क्या है। जैसे अगर केमिकल की फैक्ट्री है, अब सोचो एक आदमी दुकान पे बैठ करके सामान बेच रहा है, सिंपल सा, और एक आदमी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है और एक आदमी बारूद की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो तीनों की लाइफ के जोखिम अलग अलग हैं, तो उसी हिसाब से उनकी कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड भी बदलेगा भाई। उनकी सैलरी, एक दुकान पे बैठा हुआ व्यक्ति कोई रिस्क नहीं है भाई, है ना, लेकिन एक बारूद की दुकान पे काम करने वाला, बारूद की फैक्ट्री में काम करने वाले को बहुत रिस्क है, अगर आग लग गई गलती से तो आफत हो जानी है। तो वही बोल रहा है कि इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। वेदर द स्टैंडर्ड टू बी अप्लाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिक, आइडल और करंटली अटेनेबल। तो कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जा रहा है, बेसिक स्टैंडर्ड, आइडल स्टैंडर्ड या करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड, कौन सा अप्लाई किया जा रहा है ये भी देखना पड़ेगा। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट सेंटर सो दैट द वेरिएंस में बी प्रॉपरली सेग्रीगेटेड। फिर हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉस्ट सेंटर के बारे में। कॉस्ट सेंटर बेसिकली मैंने बताया था कोई विशेष, जैसे हमारे बैंक में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक कॉस्ट सेंटर होता है। तो कॉस्ट सेंटर अगर हम आइडेंटिफाई कर देंगे तो क्या होगा कि हम जो वेरिएंस आ रहा है, जितना खर्चे की उम्मीद थी, है ना, जितना खर्चे की उम्मीद थी और जितना खर्चा हुआ उसमें जो वेरिएंस आ रहा है उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे मतलब मटेरियल का अलग वेरिएंस निकालिए, लेबर का अलग निकालिए, ओवरहेड का अलग निकालिए। अगर आप ऐसे कॉस्ट सेंटर में बांटेंगे नहीं तो ये कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेवल में। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होती है, सबसे पहला काम तो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करनी पड़ती है कि मटेरियल का क्या कॉस्ट रहने वाला है, लेबर का क्या रहने वाला है और ओवरहेड का क्या कॉस्ट रहने वाला है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम की प्रभाव कितना प्रभावकारी है वो निर्भर करेगा कि हम सही से स्टैंडर्ड कॉस्ट को एस्टिमेट करें। एक बार हमने सही से एस्टिमेट कर लिया तो बाकी की चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसलिए इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिसाइड करते समय हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की, एक्सट्रीम केयर की आवश्यकता होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते समय, तो किसी न किसी बेंचमार्क को यूज किया जाना चाहिए स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए। बेंचमार्क में मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में सेट कर रखा है, या मिनिमम वेजेज का एक्ट आया हुआ है, उसने कह रखा है कि कम से कम इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो उस चीज़ को आपको दिमाग में रखकर स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करनी होगी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसमें किस तरीके का काम होता है उसके हिसाब से भी कॉस्ट सेट होती है। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम, या फिर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हैं बैंक, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिक स्टैंडर्ड, आइडल स्टैंडर्ड या करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड, ये भी मुद्दा होगा। और हमें प्रॉपरली कॉस्ट सेंटर को आइडेंटिफाई करना होता है ताकि जो हम वेरिएंस है उसको सेग्रीगेट कर सकें, अलग अलग कैलकुलेट कर सकें। अब आते देखो हमने यहाँ पर बात की थी किसके बारे में, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की। अब हम एक एक की बात करेंगे, हमें बातें तीनों के बारे में वैसे करनी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इट रिलेट टू क्वांटिटीज एंड प्राइसेस ऑफ द मटेरियल। दो चीज़ें, कितना अमाउंट का मटेरियल लगेगा, जैसे मान लो 100 kg मटेरियल लगेगा और जो 100 kg मटेरियल लगेगा उसका प्राइस क्या चल रहा है, सर 2000 रुपये पर केजी चल रहा है। ये दो चीज़ें होती हैं आपकी मटेरियल कॉस्ट में, उसका दाम क्या चल रहा है और कितना मटेरियल यूज होना है। तो क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होने में यही दो चीज़ें हमारे लिए मुद्दा होती है। तो ऐसे में हमें मटेरियल यूजेज स्टैंडर्ड सेट करना होता है और मटेरियल के प्राइस का स्टैंडर्ड सेट करना होता है। मटेरियल यूजेज, कितना मटेरियल यूज होगा, 100 kg यूज होगा, इसका स्टैंडर्ड सेट करिए। और मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड मतलब कितना प्राइस रहेगा उसका स्टैंडर्ड सेट करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में बात करेंगे। मटेरियल यूजेज स्टैंडर्ड वही बताता है कितना क्वांटिटी में यूज होगा। तो इट इन्वॉल्व्स असर्टनिंग द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल टू बी यूज्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। हर एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, जैसे एक डॉल बनानी है तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो ये अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो वो आप उसकी क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हैं। मटेरियल यूजेज स्टैंडर्ड, कितना मटेरियल यूज होगा उसका स्टैंडर्ड सेट करेंगे। मटेरियल प्राइस का मतलब जो मटेरियल हम यूज करें उसका प्राइस क्या रहना चाहिए, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए। तो मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड आर सेट फॉर द प्राइसेस ऑफ मटेरियल यूज्ड पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड आर सेट फॉर प्राइसेस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट में कितना जो है, जो हमारा मटेरियल लगेगा उसका प्राइसिंग क्या रहने वाला है। जैसे एक गुड़िया बनाने में हमको मान लो 2 मीटर कपड़ा लगना है फॉर एग्जांपल, तो मीटर कपड़े का रेट क्या चल रहा है सर, 200 रुपये पर मीटर के हिसाब चल रहा है। तो इसका मतलब 2 मीटर में हमें 400 रुपये खर्चा होंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया किस चीज़ का, मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है।
तो मटेरियल में स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल में हम दो चीज़ें देखते हैं, मटेरियल के यूज का यानी कितनी क्वांटिटी यूज होगी उसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड यानी कितना प्राइस लगेगा उसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं। मटेरियल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ लेबर में क्या चीज़ होती है, यहाँ पर भी दो ही चीज़ें होंगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर में टू फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला लेबर का कितना समय लगेगा और लेबर उसका मजदूरी का क्या रेट चल रहा है, ठीक है। जैसे 6 घंटे में काम होना है, हर घंटे के 200 रुपये लगेंगे, 10 घंटे काम होना है, हर घंटे के 5 रुपये लगेंगे, काइंड ऑफ दैट। तो दो चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। क्या क्या दो फैक्टर हैं, एक तो लेबर कितना टाइम दे रहा है आपको और दूसरा कितना वेज का यानी कि मजदूरी का रेट क्या चल रहा है। देयरफॉर वी हैव टू सेट बोथ स्टैंडर्ड लेबर टाइम और स्टैंडर्ड लेबर रेट स्टैंडर्ड, दो चीज़ें हमें सेट करनी पड़ेगी। एक तो लेबर टाइम में कितना स्टैंडर्ड रेट रहने वाला है, यानी लेबर टाइम का कितना स्टैंडर्ड रेट इन द सेंस ऑफ कि कितना घंटे स्टैंडर्ड, इस काम में 10 घंटे लगने चाहिए, ऐसा एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया हमने, ठीक है। और लेबर रेट स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, यानी कि जो 1 घंटे का लेबर चार्ज लेगा वो कितना रुपए लेगा, ये चीज़ हम यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर सेट करते हैं। ओके, तो वही चीज़ यहाँ देखिए बताया गया है कि स्टैंडर्ड लेबर टाइम में स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट द लेबर टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट बनाने के लिए कितना समय लगेगा। जैसे एक डॉल बनाने में कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, वो सेट करिए। फिर लेबर रेट स्टैंडर्ड रेफर्स टू द वेजेज रेट, वेज रेट एस्टिमेटेड टू बी पेड टू डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लेबर यूज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन या टास्क इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मतलब जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, कई कैटेगरी के होते हैं। जैसे अब स्केल 1 लेबर कह रहा हूँ, स्केल 1 ऑफिसर का अलग होता है, स्केल 2 ऑफिसर का अलग है, स्केल 3 का ऑफिसर का अलग है, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। तो उनका वेजेस क्या रहने वाला है, उसके लिए हम लेबर रेट का स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि हाँ लेबर का मतलब लेबर में स्टैंडर्ड सेट करना है तो दो चीज़ें सेट करिए, पहला कितना समय लगेगा लेबर को वो सेट करिए स्टैंडर्ड, और दूसरा क्या रेट लगेगा वो स्टैंडर्ड सेट करना आपका आ जाता है किसमें, लेबर मतलब लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड में। फिर आता है स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट कितनी लगने वाली है उसका स्टैंडर्ड सेट करेंगे, मतलब ओवरहेड कॉस्ट कितनी लगनी, जैसे रेंट कितना लगना चाहिए या फिर जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितने यूनिट आना चाहिए, काइंड ऑफ दैट। ओके, तो ओवरहेड कॉस्ट में भी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ओवरहेड कॉस्ट दो तरीके की हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट जो कि डिपेंड करती है किस पर, कितना प्रोडक्शन किया गया, और दूसरा हो सकता है फिक्स कॉस्ट जो कि निर्भर नहीं करती है कि कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन किया गया, लेकिन ये इनकर्ड होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम। जैसे रेंट हमें 2 लाख रुपए देने हैं महीने का, तो 2 लाख देना है चाहे फैक्ट्री बंद रहे चाहे फैक्ट्री चलती रहे। तो ये बातें हम बहुत बार कर चुके हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, वही यहाँ बताया गया है। तो वी कैन मेक यूज ऑफ पास्ट डेटा suitably adjusted for prevailing conditions and the anticipated future trend for the purpose of ascertaining the cost of service department। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड कैसे सेट करेंगे ओवरहेड का, तो फ्रेंड्स उसके लिए हम पुराना डेटा यूज करेंगे, पास्ट का डेटा यूज करेंगे, उसको सुटेबली एडजस्ट कर देंगे किसके हिसाब से, अभी मौके पर क्या मार्केट में कंडीशन चल रही है और एंटीसिपेटेड फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहने वाला है। जैसे पास्ट का ट्रेंड क्या बताता है कि मंथली रेंट जो है 60,000 रुपये रह रहा था, ठीक है, पास्ट का ट्रेंड यही बताता है। लेकिन अभी मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, हम मार्केट में पता चलते हैं तो पता चलता है कि नहीं अभी 80,000 रुपये रेंट के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अपने को एडजस्ट करके स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में अब देखो लगभग हमने देखो मटेरियल की बात कर ली, हमने लेबर की बात कर ली, हमने ओवरहेड की बात कर ली। इसके अलावा भी थोड़ी मोड़ी और जो कॉस्ट होती हैं उनके लिए भी स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। तो सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर अदर कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट करना। तो अपार्ट फ्रॉम मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट देयर आर अदर कॉस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये और एग्जांपल हुए, इनकी भी कॉस्ट सेट करनी पड़ेगी आपको। एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस वगैरह खोला उसका खर्चा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर दीज कॉस्ट वी मे यूज पास्ट परफॉर्मेंस डेटा, टाइम एंड मोशन स्टडी, स्टैंडर्ड पब्लिश बाय इंडस्ट्रीज बॉडी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पास्ट में क्या परफॉर्मेंस डेटा रहा है, मतलब पास्ट का डेटा क्या बोलता है कि क्या कॉस्ट रहने वाली है इन सब चीज़ों की, या फिर टाइम एंड मोशन स्टडी कितना मेहनत लगी, कितना समय लगा, उसके आधार पर भी हम इन सभी कॉस्ट को सेट कर सकते हैं। सम ऑफ दीज कॉस्ट में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप, अब कुछ ऐसी कॉस्ट होंगी फ्रेंड्स जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो कैसे, वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्ट बनेगा, 100 कार बनाओगे तो अलग खर्चा, 1 लाख कार बनाओगे तो अलग खर्चा। जैसे एग्जांपल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो होगी वो डिपेंड करेगी कितना सेल्स वैल्यूम है, कितना हमने बेचा। सेल्स वैल्यूम क्या होता है, कितनी यूनिट सेल की और इनटू सेल प्राइस, राइट, सेल्स प्राइस कितनी यूनिट सेल की, मान लो हमने 50 यूनिट सेल की और क्या रेट पर बेची, मान लो 10 रुपए की बेची, तो ये 500 रुपए का जो हमने बेचा दैट इज सेल्स वैल्यूम, ठीक है। तो सेल्स वैल्यूम पर डिपेंड करता है क्या, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट,
ये निर्भर करेगी, अगर हमने 10 डॉल बेची तो इसका खर्चा अलग रहेगा, अगर हमने 100 डॉल बेची तो इसका खर्चा अलग रहेगा। ठीक है, यही इतनी बातें हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फ्रेंड देखो समझ लिया पूरी कहानी को। तो यहाँ पर हमने देखा था क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे सेट करते हैं, तो मटेरियल में कितनी क्वांटिटी यूज हो रही, क्या प्राइस रह रहा है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मटेरियल यूजेज स्टैंडर्ड में हम बात करेंगे तो जितना मटेरियल हमारा यूज होना है उसकी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हाँ, जैसे एक मेज़ बननी है तो उसमें इतने किलो लकड़ी लगनी चाहिए या इतनी स्क्वायर फीट लकड़ी लगनी चाहिए, वो हम सेट करेंगे। मटेरियल प्राइस, अगर एक मेज़ बननी है तो जो लकड़ी हम यूज करेंगे, तो अगर वो नीम की होगी तो 500 रुपये का केजी होगी, या फिर 500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से होगी, या फिर अगर आप साखू सागौन लगवाएंगे तो 1000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो एक वो भी हम सेट करते हैं, तो इसे बोलते हैं मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड। फिर लेबर कॉस्ट का स्टैंडर्ड सेट करते समय दो चीज़ें, लेबर कितना समय दे रहा है और उसका क्या रेट चल रहा है, उसकी मजदूरी का क्या रेट चल रहा है। तो जो हम टाइम के लिए सेट करते हैं स्टैंडर्ड लेबर टाइम बोलते हैं, पर यूनिट प्रोडक्शन में कितना जो है उसका समय लग रहा है। और लेबर रेट स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो वेजेस का क्या रेट रहने वाला है अलग अलग ग्रेड के एम्प्लॉय के लिए, वर्कर के लिए। फिर स्टैंडर्ड ओवरहेड कास्ट में, ओवरहेड कास्ट आपकी फिक्स कास्ट हो सकती है, वेरिएबल कास्ट हो सकती है। फिक्स वाली बदलती नहीं, वेरिएबल वाली जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे या घटाओगे बढ़ती घटती जाती है। ठीक है, इसके लिए हम पास्ट डेटा यूज करके एडजस्टमेंट करके स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। अदर कॉस्ट के लिए भी स्टैंडर्ड हम सेट कर सकते हैं, जैसे मटेरियल, लेबर और इन सब के लिए तो हो ही गया। इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लग रहा है, सेल्स का खर्चा लग रहा है, तो उसके लिए भी हम कास्ट का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पास्ट का डेटा है उसको यूज कर सकते हैं, या टाइम एंड मोशन स्टडी का डेटा यूज करके हम प्राइस सेट कर सकते हैं। कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके साथ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कुछ का रिलेशनशिप नहीं होता है। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है पूरी तरह से निर्भर करेगी कि कितना सेल्स वॉल्यूम हमारा है, कितना हम सेल करते हैं। अब आता है हमारा फ्रेंड्स अगला टॉपिक जो कि है प्रिपेयरिंग सेल्स एंड प्रॉफिट बजट। हम यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट का बजट सेट करेंगे। आफ्टर सेटिंग द कॉस्ट स्टैंडर्ड, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इन द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो एक बार हमने कॉस्ट स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो ये अगला स्टेप होता है क्या, सेल्स और प्रॉफिट का बजट बनाना। फॉर दिस वी हैव टू डिसाइड ऑन द सेल्स प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंपटीटर्स, कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो हमें क्या करना है, सेल्स प्राइस डिसाइड करना है। सेल्स प्राइस कैसे डिसाइड होगा, पहला हमारा कितना खर्चा लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, दूसरा जो मार्केट में और कंपटीटर्स बेच रहे हैं वो क्या रेट रख रहे हैं, और कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है, कंज्यूमर किस रेट पर चीज़ों को प्रेफर करता है। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू विल बी सेल्स वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई सेल्स प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो सेल्स रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ सेल से, तो सेल कितना किया इनटू कितनी यूनिट प्राइस क्या है, सेल्स प्राइस क्या है पर यूनिट का। ठीक है, तो इसे सेल्स रेवेन्यू कह देते हैं। सेल्स जो अभी मैंने सेल्स आपको बोल दिया था, सेल्स वॉल्यूम ना बोल करके आप उसे सेल्स रेवेन्यू समझिए। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू, मान लो हमने 100 रुपये की एक चीज़ बेची और कितनी चीज़ें बेची, 50 जो है आर्टिकल बेची, तो ये अपना सेल्स रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, फिर आता है बजट, प्रोवाइड द एस्टीमेट फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ द व्हिच बजट हैज बीन प्रिपेयर्ड। जो हम बजट बनाते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एस्टीमेट देता है कि हमारे बजट के पीरियड के दौरान हमारा क्या सेल्स रहने वाली, हमारा क्या प्रोडक्शन रहना है, उसके बारे में हम बजट हमें पूरी जानकारी देता है। द एस्टीमेट ऑफ सेल्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट प्रोवाइड अ सुटेबल बेस फॉर मैनेजमेंट टू पीरियडिकली रिव्यू द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयर इट विद द बजटेड वन। ठीक है, तो क्या सेल्स रहने वाली है, क्या कॉस्ट रहेगी, क्या अपना प्रॉफिट होने वाला है, इन सभी चीज़ों को अगर हम सुटेबल तरीके से अरेंज कर दें तो हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही, हमने एस्टीमेट क्या किया, दोनों का हम कंपेयर कर सकते हैं बजट के साथ में। ठीक है, तो हमने बजट क्या बनाया था वो, और एक्चुअल में क्या हमारी स्थिति रही, किस चीज़ की, कितना सेल्स किया, कितना कॉस्ट रही, कितना प्रॉफिट वगैरह कमाया, इस चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी सहायता से मैनेजमेंट जो है अपना डिसीजन वगैरह ले सकता है। द वेरिएंस एनालिसिस जो कि हम अगले जो है पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे, यानी अगले वीडियो में हम वेरिएंस एनालिसिस डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो वेरिएंस एनालिसिस इज यूज फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए हम वेरिएंस एनालिसिस यूज करते हैं। वेरिएंस एनालिसिस कुछ नहीं है, वही जो हमने बताया था कि कोई चीज़ 100 रुपये की बननी थी या 100 रुपये का लेबर कॉस्ट आना था, पता चला 120 रुपये लग गए, तो ये जो 20 रुपये ज़्यादा लगे इसी को वेरिएंस बोलते हैं, इसी की एनालिसिस करी जाती है। दिस हेल्प इन डिसाइडिंग एनी करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ये फायदा कहाँ करता है कि हमें क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे हमारे 120 रुपये लग रहे हैं तो इसको कैसे कम करें, 100 रुपये पर कैसे लेकर आएँ, उसके बारे में आपको निर्णय देने में मदद करता है। ठीक है, तो सेल्स और
प्रॉफिट बजट को प्रिपेयर करने की हमने बात की, तो हमने कॉस्ट स्टैंडर्ड सेट कर लिया एक बार कि हाँ लेबर का क्या कॉस्ट रहेगा और मटेरियल का क्या कॉस्ट रहेगा, स्टैंडर्ड सेट कर लिया एक बार। तो हमारा अगला काम होता है क्या, सेल्स और प्रॉफिट का बजट बनाना। उसके लिए क्या करेंगे, हम सेल्स प्राइस डिसाइड करेंगे। सेल्स प्राइस कई चीज़ों पर निर्भर करेगा कि कितने में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है। भाई बनाने में ही 100 रुपये लग रहे हैं तो 50 का मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है। उसके बाद में जो कंपटीटर्स बेच रहा है, कंपटीटर उसी रेंज का लैपटॉप 65,000 का बेच रहा है तो हम 50,000 या 75,000 का नहीं बेच सकते, हमें भी आसपास ही रहना पड़ेगा। कंज्यूमर किस तरीके के प्रोडक्ट प्रेफर करता है वो भी एक मुद्दा होगा यहाँ पर। सेल्स रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना हमने बेचा मल्टीप्लाइड बाई क्या प्राइस पर बेचा, कितना हमने बेचा मल्टीप्लाइड बाई किस प्राइस पर बेचा। हमने 2000 टीवी बेची, एक टीवी 50,000 की बेची, तो 2000 इंटू 50,000 हमारा सेल्स रेवेन्यू होता है। बजट प्रोवाइड करता है एस्टीमेट हमें किस बारे में, कि हम इस पूरे साल में या जितने पीरियड के लिए हमने बजट बनाया उस दौरान हम क्या परफॉर्मेंस देने वाले हैं, हमारी कितनी सेल्स रहेगी, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा। इसका बजट अगर हमने बना लिया तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को, एक्चुअल में कितना मिला, एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल में कितना कॉस्ट लगी, इस चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, एस्टीमेट के हिसाब से, ठीक है। बजट के हिसाब से और एक्चुअल के हिसाब से दोनों का कंपेयर किया सकता है। भाई हमने सोचा था कि हमें प्रॉफिट होगा 100 करोड़ रुपए का, एक्चुअल में हमें 35 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो कंपेयर कर सकते हैं ना, राइट। ये चीज़ हो जाती है। इसी के लिए वेरिएंस एनालिसिस यूज होती है। वेरिएंस एनालिसिस क्या होती है, वेरिएंस क्या होता है, जितना सोचा था उससे कितना ज़्यादा लगा, कितना कम लगा, दैट इज़ वेरिएंस। हमने 100 रुपये में सोचा था कि जैसे एसी की सर्विसिंग करवानी, हमने सोचा था 500 रुपये में हो जाएगी, लेकिन पता चला आने पर 700 रुपये लग गए, तो 200 रुपये क्यों ज़्यादा लगे, दैट इज़ वेरिएंस एनालिसिस। और ये हमें हेल्प करती है किस चीज़ में, डिसीजन लेने में, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमें 700 रुपये लगाने पड़ गए। चलो ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर अपना ये लेक्चर खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में अपन वेरिएंस एनालिसिस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।